हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले क्लास 9th का टॉपिक जो चैप्टर है आपका टर्म 2 का एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर के पूरी डिटेल से बात करेंगे। कैसे कैसे काम करती हैं ये चीजें, सब चीजों को मैं आप डिटेल से बताऊंगा। इसीलिए क्या है, आपको जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी क्या है, कंटिन्यूस देखनी होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम। तो देखिए, एटम की बात करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या क्या काम किया था और उन्होंने जो जो बातें बोली थी उसके अकॉर्डिंग क्या ये बातें सही है या गलत है। एटम की डेफिनेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, देखिए एटम के बारे में जो बताने वाले थे सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे इंडियन फिलोसफियर थे कनाद, जिसको हम महर्षि कनाद के नाम से जानते हैं। महर्षि मतलब एक ऋषि मुनि थे। उन्होंने घूमते फिरते एक बात बोल दी कि जब भी कोई बात कर रहे हो आप किसी मैटर की, किसी भी चीज की जो क्या स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। किन से मिलकर बनी है बच्चों? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब ये पार्टिकल्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये पार्टिकल्स उनके अकॉर्डिंग क्या थे, वो ये पार्टिकल्स वो होते हैं जिनको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम किसी भी तरह से खत्म नहीं कर सकते, उन्होंने इनका नाम क्या दे दिया, परमाणु या परमाणु। परमाणु इन्होंने कह दिया इनको। और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये वो पार्टिकल्स हैं जिनको हम कभी फर्दर कभी भी खत्म नहीं कर सकते। उसके बाद जो एटम की डेफिनेशन आई थी वो देने वाले थे डाल्टन। एटम की डेफिनेशन देने वाले कौन थे बच्चों? डाल्टन थे। डाल्टन ने क्या कहा था, वो थोड़ी सी डेफिनेशन बात करते हैं, उसके बाद हमारे पहले टॉपिक के ऊपर आएंगे चैप्टर के। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, atom is the smallest unit of an element. Atom is the smallest unit of an element. Atom is the smallest unit of an element. It cannot be further divided into. It cannot be further divided into. Atom is the smallest unit of an element. It cannot be further divided into small particles. पर इस टाइम पे ये डेफिनेशन क्या है, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन गलत है। एटम आज के टाइम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है जिसे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। याद रखिएगा, ये डेफिनेशन आज के अकॉर्डिंग क्या है, मेरी बिल्कुल गलत है। पर डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या थी, डेफिनेशन बिल्कुल सही थी। इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, इनको आगे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इन्हीं को समझाने के लिए क्या थे कि बहुत से लोग आए, बहुत से साइंटिस्ट ने अपना काम किया। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमें पता होना चाहिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहली हेडिंग है आज की क्लास की मेरी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, ऐसा लॉ जो क्या है, केमिकल के कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करे या बताए कि कोई केमिकल आपस में किस तरह से जुड़ रहा है। इसी बात को समझाने के लिए क्या थे, दो लॉज आए थे, बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया। जो मैं आपको एटम की बात बता के आया हूं, ये याद रखिएगा, कनाद ने 500 BC बिफोर क्राइसिस के टाइम पे ये बात बोली थी। उस टाइम की बात है, याद रखिएगा। तो देखिए अब यहां पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए जहां पर ये क्या कर रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से क्या है, रिलेशन बता रहा है। कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं उसके बीच में रिलेशन बता रहा है कि कैसे केमिकल आपके कंबाइन होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
ऑफ मास, और दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन दो लॉज के ऊपर बात करेंगे। जो आज का मेरा टॉपिक है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो चलिए शुरू करें। पहला टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा हूं मैं यहां। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, देखिए गौर से देखिएगा इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, जितनी अमाउंट में आप रिएक्टेंट ले रहे हो, जितनी अमाउंट के अंदर आप क्या ले रहे हो, रिएक्टेंट ले रहे हो, उतनी अमाउंट में आपको क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मैं सिंपल वे में कह रहा हूं आपको कि जितनी अमाउंट में आपने रिएक्टेंट लिए उतनी अमाउंट में आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने क्या बनाई, एक दो लिक्विड का सॉल्यूशन बना रहे हो। किस किस का बना रहे हो, मान के चलिए आप पोटेशियम आयोडाइड बना रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड बना रहे हो। पोटेशियम आयोडाइड को किस में मिक्स कर रहे हो, आप वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये मत लीजिए, आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा करना। आप लीजिए यहां पर H2 प्लस O2 लीजिए, चलिए H2 प्लस O2 एरो 2H2O 2H2O। ये सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, देखिएगा इसमें H2 प्लस O2 एरो 2H2O। अब ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या, जितनी अमाउंट में आपने रिएक्टेंट लिए, ये दोनों के दोनों क्या है, आपके रिएक्टेंट है, और ये दोनों के दोनों क्या है, आपके प्रोडक्ट। ये क्या है, दोनों के दोनों रिएक्टेंट, और ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। अब यहां देखिए, जितनी अमाउंट में आपने रिएक्टेंट लिए उतनी अमाउंट में आपको क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलना चाहिए। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है ये लोग। मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन क्या है, 20 ml है या लीटर है, ml है, कुछ भी ले लीजिए। और ऑक्सीजन में कितनी मानकर चल रहा हूं, मेरे पास एट द टाइम ऑक्सीजन है 40 ml। 20 ml क्या है, हाइड्रोजन है, और 40 ml क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन है। तो यहां देखिए प्रोडक्ट के अंदर क्या बनना चाहिए, मेरे पास 60 ml बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग करेंगे। देखिएगा हाइड्रोजन कितनी है, 20 ml प्लस ऑक्सीजन कितनी है, सर ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, गलत हो गया है ना। ये लो क्या कहता है, जितनी अमाउंट में आपके पास रिएक्टेंट है उतनी अमाउंट में आपके पास क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट होने चाहिए। जितनी अमाउंट में आपने ये लिया है, जो वाटर बनेगा वो आपके पास कितना बनेगा, 60 ml ही बनेगा। ये आपका लो कहता है। एक और एग्जांपल देखें, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप क्या काम कर रहे हैं, यहां पर आपको एक प्रोडक्ट दिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाता है, CaCO3, CaCO3। अब मैं इसका क्या करता हूं, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है जो वो कितना होता है 40, प्लस ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2। अब यहां पर मैं लिख देता हूं, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12, एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कैल्शियम का कितना होता है 20। बस इतना ही है, तीन ही चीजें हैं। चलिए देखिए यहां पर देखिए, देखिए मैंने क्या दे रखा है आपको, यहां पर क्या लिख दिया, एटॉमिक मास लिख दिया। तो देखिए कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना हुआ 48, 16 3 जा 48, यही होता है। तो यहां पर देखिए कितना होता है 52 प्लस 48 कितना हुआ 100 ग्राम मेरे को क्या मिली हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेरे पास ये भी कितनी होनी चाहिए 100 ही होनी चाहिए। देखिए तो कैल्शियम का कितना होता है यहाँ पर
40 प्लस ऑक्सीजन 16 क्या हुआ 56 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 16 टू जा 32 कितना हुआ 44। तो ये दोनों क्या है 100 है। मतलब जितना आपने रिएक्टेंट लिया उतना ही आपको क्या मिल गया यहां पर प्रोडक्ट मिल गया। एक और एग्जांपल देखें यहां पर बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो देखते हैं चलो। अब यहां देखो मैं क्या ले रहा हूं HCl बना रहा हूं। किसका बना रहा हूं HCl, H2 प्लस Cl2 से बनती है ये, ठीक है। H2 प्लस Cl2 से बनती है तो यहां देखिए अब हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों एटॉमिक मास है ये, हाइड्रोजन का होता है आपका 1 और किसका Cl का होता है आपका 35.5। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है मेरे पास 1 प्लस 35.5 कितना हुआ 36.5 ग्राम। तो मेरे पास H2 प्लस O2 भी कितना होना चाहिए H2 प्लस Cl2, 2 HCl है ना तो 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। इससे तो क्या है H2 की वैल्यू कितनी हुई 1 इंटू 2 कितना हुआ 2 1 जा 2 प्लस Cl2 की 35.5 इंटू 2 कितना हुआ 71 प्लस 2 कितना हुआ 73। तो यहां भी कितना आना चाहिए 73 ग्राम ही आना चाहिए। ये लोग क्या कर रहा है आपका ये बता रहे हैं कि जितने रिएक्टेंट है आपके पास उतने क्या होने चाहिए प्रोडक्ट होने चाहिए। इसको लिख लें थोड़ा सा, उससे पहले इस एग्जांपल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने बच्चों, चलिए लिखते हैं फिर इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखते जाइएगा मैं बोल रहा हूं साथ साथ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, mass can neither be created, mass can neither be created, mass can neither be created nor be, mass can neither be created nor be destroyed mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. In other words, in any chemical reaction, in any chemical reaction, in any chemical reaction, total mass of reactant, total mass of reactant is equal to total mass of product, is equal to total mass of product. एग्जाम्पल लिख लीजिएगा CaO प्लस CO2 एरो CaCO3। तो कितने ग्राम कैल्शियम कितना बच्चों यहां लिख लीजिए, कैल्शियम का कितना होता है 40 और ऑक्सीजन का कितना लिया मैंने 16 और कार्बन का कितना लिया 12। तो कितना हुआ कैल्शियम 40 प्लस 16 प्लस कार्बन 12 इन प्लस 32 एरो कितना हुआ ये 100 और ये भी कितना होगा आपका 100 ग्राम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मेरे इक्वल आ गए। तो ये क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हो गया, चलिए अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। चलिए सेकंड लॉ के ऊपर आए अब हम, तो देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा। देखो बच्चों पहला लॉ क्या
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर पहला क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये लोग कहता क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग अभी। क्या कह रहे हैं, देखिए सिंपल वे में कहूं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, चाहे आप पानी की बात करते हैं, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां पर वाटर का। किसका दे रहा हूं, वाटर का। तो आपको क्या है, सबसे पहले 20 एलिमेंट्स की सिंपल और एंड क्या याद होनी चाहिए, एटॉमिक मास। 20 एलिमेंट्स का हो गया तो बाकी सारा कुछ काम हो जाएगा। तो यहां देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, उसको थोड़ा सा देखिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप मान के चलिए हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है मेरा 1, और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो ऑक्सीजन का होता है मेरा 16। ठीक है, 1 into 2 और रेशियो 16, 2:16, 1:8। चाहे आप क्या कीजिए, वाटर को कहीं से भी ले लीजिए, कहां से भी ले लीजिए, वाटर का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा आपके पास, फिक्स आएगा, जितना आना चाहिए। मान के चलिए वाटर अगर मैं गंगा जल ले रहा हूं, या मैं यमुना जी से ले रहा हूं, या मैं किसी सीवरेज से ले रहा हूं, या मैं किसी रिवर से ले रहा हूं, या किसी पॉन्ड से ले रहा हूं, या किसी में सी से ले रहा हूं, तब मेरा रेशियो कितना आएगा, 1:8 ही आएगा। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, जिन प्रोपोर्शंस के अंदर कोई कंपाउंड या जो एलिमेंट्स हैं आपके कंबाइन हुए, जिन प्रोपोर्शंस के अंदर आपके एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, वो क्या होता है आपका फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता का इन द सेंस कि जितना आना चाहिए, जिस रेशियो में, मान के चलिए मैं आपको क्या कहूं, एक बच्चा मेरे को आके कहता है सर मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन के 16 मॉलिक्यूल्स है। तो सर मुझे काम कीजिए, आप वाटर बना के दे दीजिए। पर ऐसा नहीं हो सकता, उसका वाटर तैयार नहीं होगा। हाँ आपको कि सर मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल किसका है, हाइड्रोजन का है, और 8 मॉलिक्यूल किसके हैं, ऑक्सीजन के, तो मेरा वाटर तैयार हो जाएगा। तो मैं कहूंगा बिल्कुल हो जाएगा आपका वाटर तैयार। कैसे हो जाएगा इसको समझते हैं, चलिए रब कर लो इसको पहले, चलिए ठीक है, ओके। देखिए अब प्रोपोर्शन फिक्स होने का क्या मतलब है, उसको थोड़ा सा देखिए। H2O की ही बात करते हैं, सबसे पहला इजीएस्ट एग्जांपल है हमारे लिए। H2O की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मैंने क्या कहा, आपका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। तो सर कैसे फिक्स्ड होगा ये, इसके ऊपर बताइए सर हमें। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या कहता है, अगर आपको वाटर तैयार करना है तो 1 मॉलिक्यूल किसका, 1 एटम किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन का, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का होना चाहिए, और 8 मॉलिक्यूल आपके किसके होने चाहिए, O2 के होने चाहिए, ऑक्सीजन के होने चाहिए। 1 मॉलिक्यूल किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन, और 8 मॉलिक्यूल किसके होने चाहिए, ऑक्सीजन के होने चाहिए। जब ये आपस में इस रेशियो के अंदर कंबाइन होंगे तभी क्या बनेगा, आपका वाटर बनेगा। आप जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए, 2:32 कर लीजिए तब वाटर नहीं बनेगा, 3:35 कर लीजिए तब वाटर नहीं बनेगा। चाहे किसी भी रेशियो में ले आए, इस रेशियो के अंदर जब तक नहीं होगा तब तक आपका वाटर तैयार नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखें, चलिए देखते हैं। एग्जांपल्स है इसका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहां देखिए 12:32, 12:32। तो ये किसके अंदर है? 3:8। जब मेरे पास क्या होंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन and 8 molecule of oxygen, 8 molecule of oxygen। जब मेरे पास क्या होंगे 3 molecule of carbon and 8 molecule of oxygen, then they form carbon dioxide। Otherwise carbon dioxide cannot be formed without this ratio। Without this ratio we can't create कार्बन डाइऑक्साइड। हम बिना इसके क्या नहीं कर सकते? कार्बन डाइऑक्साइड को तैयार नहीं कर सकते। आप इसका मतलब क्या है, जहां से मर्जी ले लीजिए वहां से आपको क्या है सेम रेशियो ही मिलेगा। चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मेथड से बना लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। याद हो जाएगा ये लॉ बच्चों? ठीक है, ये तो थे क्या आपके दो लॉज थे कि आपको कैसे दो लॉज के ऊपर जो काम करना है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉज है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों लॉज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इससे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने बच्चों? तो चलिए लिख लीजिएगा इसके अंदर। लिखिए, a chemical combination is a chemical combination is a chemical combination is always made up of a chemical combination is always made up of same elements A chemical combination is always made up of same elements combined together, in the same fixed proportion by mass। मतलब क्या हुआ, H2O अगर बना रहे हो तो उसके लिए क्या है, मुझे 1:8, 1 ग्राम क्या चाहिए, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen required to form H2O, otherwise they are not in the presence of 1:8, the water is not formed by any method। किसी भी मेथड से पानी आप तैयार नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लीजिएगा, अदरवाइज आपका पानी तैयार नहीं होगा। फर्स्ट एग्जांपल आपका ये हुआ। सेकंड एग्जांपल लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या हुआ, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12:32, 3:8। कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16, 3:8। वी नीड 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 8 ग्राम ऑफ oxygen to form carbon dioxide। If the ratio is not 3:8, then carbon dioxide is not formed। मतलब आप जो मर्जी काम कर लीजिए, अगर ये रेशियो नहीं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। We need to form carbon dioxide in the ratio of 3:8, 3
रेशियो मतलब क्या हुआ, 3 molecules of carbon and 8 molecules of ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो क्या है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। चाहे आप जिस मर्जी मेथड से कीजिए इसको, या आपको क्या है इसी रेशियो में चाहिए होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करने से होगा क्या, आप जितने ज्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे उतने ही ज्यादा लोगों तक क्या है वीडियो पहुंचेगी, जिससे क्या है हमारा जो मोटो है इंडिया को ट्यूशन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने का, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने का। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा पा रहे या फीस नहीं पे कर पा रहे, उनके बच्चे भी पढ़ पाए और देश का नाम रोशन कर पाए। इसीलिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने की ट्राई जरूर करेंगे। इसलिए बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।